अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर 19 डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर वेव पार्टिकल डुअलिटी पढ़नी है। बेटा ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, इसको यहाँ से मैं आपको बुक से ही पढ़ा रही हूँ। इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कंफर्म इट्स वेव नेचर व्हाइल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास जो लाइट है उसके अंदर इंटरफेरेंस भी होती है, डायफ्रैक्शन भी होती है। ठीक है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो भी नज़र आता है। अब ये जो दो चीज़ें हैं जो कि बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, जो बताती हैं कि इसके पास दोनों नेचर्स हैं। इसके पास वेव नेचर भी है और इसके पास पार्टिकल नेचर भी है। सिमिलरली द एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविसन एंड जर्मर and J.P. Thomson revealed wave-like nature of electron, and in the experiment of J.J. Thomson to find E over m, we had to assume the particle-like nature of the electron. जब इलेक्ट्रॉन की बात आती है तो हमने उसमें देखा कि जर्मर और जो डेविसर है उसके एक्सपेरिमेंट में बेटे वो एज आ वेव बिहेव कर रहा था, उसकी वेवलेंथ नोटिस की गई, इसमें इंटरफेरेंस नोटिस की गई, सब चीज़ें तो सॉरी डायफ्रैक्शन नोटिस की गई। लेकिन जो उसका J.J. थॉमसन वाला प्रैक्टिकल है उसमें उसकी वेव पार्टिकल नेचर आई। In the same way, we are forced to assume both wave-like and particle-like properties for all matter, electron, proton, neutron, molecule, etc. And also the light, X-rays, gamma rays, etc. have to be included in this. In other words, matter and radiation have a dual wave particle nature, and this new concept is known as wave particle duality. ठीक है, यानी एक चीज़ के पास वेव की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये वेव पार्टिकल डुअलिटी है, यानी दो नेचर्स हैं उसके पास। Niels Bohr pointed out in stating his principle of complementarity that both waves and particle aspects are required for the complete description of both radiation and matter. Both aspects are always present and either may be revealed by an experiment. वो कहता है कि दोनों चीज़ें मौजूद हैं, जैसे लाइट है वो वेव भी है वो पार्टिकल भी है, लेकिन एक वक्त में आप एक ही चीज़ को उसमें से आइडेंटिफाई कर पाते हो, दोनों इकट्ठी नहीं होती। यानी अगर वो वेव के तौर पे बिहेव कर रहा था वो पार्टिकल नहीं होगा, जब वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर रहा है तो वेव नहीं होगा। If you put a diffraction grating in the path of the light beam, you reveal it as a wave. And if you allow the light beam to hit a metal surface, you need to regard the beam as a stream of particles to explain your observation. जैसे बेटे इन्होंने कहा था कि हमारे पास जो पार्टिकल जो वहाँ पर लाइट है वो छोटे छोटे ग्रेनुलर फॉर्म में आती है, तब हम उसका एज पार्टिकल तस्वुर कर रहे होते हैं, और जब हम डायफ्रेक्शन वगैरह करा रहे होते हैं तब हम उसको वेव तस्वुर कर रहे होते हैं। देयर इज़ नो सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट यू कैन कैरी आउट विद बीम डेट विल रिक्वायर यू टू इंटरप्रेट इट एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही वक्त में दोनों नेचर्स को देख लो। लाइट बिहेव एज अ स्ट्रीम ऑफ फोटोन व्हेन इट इंटरेक्ट विद द मैटर एंड बिहेव एज अ वेव इन ट्रेवलिंग फ्रॉम सोर्स टू द प्लेस वेयर इट इज डिटेक्टेड। इन इफेक्ट ऑल माइक्रो पार्टिकल, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं बेटे जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, एटम, प्रोपगेट एज इफ दे वर वेव्स एंड एक्सचेंज एनर्जी एज दे वर वेव पार्टिकल। दैट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास एग्जांपल है, पार्टिकल ऑफ मास 5 mg। बेटे mg नहीं इस्तेमाल होगा, आपको पता है। मूव विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ। मास बेटे हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी गिवन है, h क्योंकि कांस्टेंट है वो 6.63 10 पर -34 आ जाएगा बेटे। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी आ जाएगा बेटे। आप इधर तमाम वैल्यूज़ को पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 19.9, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू आ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। बेटे एक इलेक्ट्रॉन को 50 वोल्ट देकर एक्सेलरेट करवाया गया है। कैलकुलेट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसकी बाकी चीज़ें नहीं, जिसने ये तस्वुर किया ये सब आपको आता है। ठीक है, मैथ बेटा इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 10 पर -31 kg। वी नोट उसने आपको दे दी है। चार्ज बेटे 1.6 10 पर -19 कूलम होता है। हमने बेटे ये इक्वेशन ड्राइव की हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर √2 एम वी नोट ई। बेटे इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तमाम कॉन्स्टेंट्स है सिवाय वी नोट के। वी नोट की वैल्यू उसने आपको दे दी, आपके पास लैम्डा आ जाएगा। बेटे नेक्स्ट हम लोग के पास एप्लीकेशन है जो वो हमारे पास इसकी वेव नेचर की बेटे, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटे जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है ना उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी हम इसमें ऑर्डिनरी लाइट इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इलेक्ट्रॉन्स की जो नेचर है ना जिसके अंदर लैम्डा पाया जाता है, जो वेव नेचर है उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपके पास सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन सोर्स है, वहाँ से बेटे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आगे मैग्नेटिक कंडेंसर लगे हुए हैं बेटे। कंडेंसर्स का मतलब ये होता है कि ये उसको बीम को उसके रास्ते के ऊपर सही तरीके से लेकर जाए। ठीक है, ये सारे के सारे जो हमारे पास बीम है उसको स्पेसिमन पे पड़ना चाहिए, जो कि ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ा हुआ है, और आप लोगों ने पहले भी ऑब्जेक्टिव लेंस सुने हुए हैं कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे हमारा ऑब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, जहाँ पर उसने मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव का हुआ है बेटे, इससे हमारा फर्स्ट इमेज आता है और उसके बाद बेटे हमारे पास का सेकेंड इमेज आता है। इसको बेटे हम लोग देख लेते हैं। असल में बेटे इसमें होता यह है कि जो हम लोगों के पास वो इक्वेशन है ना कि लैम्डा इज इक्वल्स टू जो बेटा हमारे पास अभी डी ब्रोगली की हमने इक्वेशन किया, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच ओवर अंडर रूट 2m वी नॉट ओ ई। बेटे ये जो सा ना इसको हम इस्तेमाल करते हैं, जितना वोल्टेज देंगे लैम्डा उसी तरीके से आएगा, वोल्टेज जितना बड़ा होता जाएगा लैम्डा उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है। इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। Electron microscope make practical use of the wave nature of electron, which is thousands of times shorter than the visible light, which enables the electron microscope to distinguish detail not visible with optical microscope। अब बेटे होता यह है कि जो हम लोगों के पास बड़ा एक लैम्डा है, जैसे लाइट है उसका लैम्डा बड़ा है, वो किसी चीज़ पर गिरेगी तो सारी बात है वो उतना डिस्टेंस कवर कर लेगी। अब एक ऐसी वेव जिसका लैम्डा छोटा है बेटे, जहाँ पर जो विजिबल लाइट है बेटे उसका एक लैम्डा गिरता है, उसी के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसका लैम्डा हम छोटे से छोटा कर देते हैं, और वो जाके बेटे मतलब जिसमें उसका एक गिरता है उसमें फॉर एग्जांपल इसके 10 लैम्डास गिरते हैं, तो बेटे इसने जो चीज़ उसने एक दफ़ा बनानी थी इसने 10 जगह जाकर उसको डिफरेंट डेंसिटीज़ पर उसको चेक किया है, तो ये उससे अच्छी हुई है, ठीक है। मैं आपको इसकी ये जो बात है ना ये बताने के लिए एक मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगी, आप इसको देखिएगा आपको समझ आएगी कि जब का स्पेसिमन होता है ना, ये आपके स्पेसिमन की एक एक डिटेल के अंदर चला जाता है क्योंकि इसका लैम्डा छोटा होता है, ठीक हो गया। In an electron microscope, electric and magnetic field rather than optical lenses are used to focus electron by means of the electromagnetic forces that are exerted on the moving charges। बेटा इलेक्ट्रॉन क्योंकि चार्जेस हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, और मैग्नेटिक कंडेंसर्स और मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव वगैरह की मदद से बेटा हम यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। यहाँ पर लेंस इस्तेमाल नहीं होते बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे हैं फोर्सेस उनकी मदद से हम फोकस करते हैं। द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द बेटर डिफ्लेक्शन, अगर आप लोगों ने चैप्टर 14 पढ़ा तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका काम होता है टू डिफ्लेक्ट द चार्जेस, जैसे हम लोग कहते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, वो यही बात कर रहा है, ठीक है। द रिजल्टिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम्स आर सिमिलर टू द रिफ्रैक्शन इफेक्ट produced by the glass lenses used in the focus light in the optical microscope, ठीक है। जो बेटे काम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम लोगों के पास बेटे करते थे ना, लेंसेज करते थे, वो यहीं पर काम बेटे हमारे मैग्नेटिक कंडेंसर कर रहे होते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड टू हाई एनर्जी बाय अप्लाइंग द वोल्टेज फ्रॉम 30 kV टू सेवरल मेगा वोल्ट्स, ठीक है। अब बेटे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर जो लैम्डा है वो कहाँ से आता है, वो वी नोट से आता है। अब वी नोट की वैल्यू बेटा आप जितनी हाई रखोगे लैम्डा उतना थोड़ा होता जाएगा, और यही बेटे एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रॉन में। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी इंटू ई पढ़ा था ना बेटे, तो ये जितना आप हाई सोर्स रखोगे वही हाई सोर्स बेटे जो है वो इलेक्ट्रॉन को जाके एनर्जी देगा, उतनी फास्ट वो मूव करेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बेटे वो कहते हैं सच हाई वोल्टेजेस गिव एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ एंड आल्सो गिव द इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी टू पेनिट्रेट द स्पेसिमन ऑफ रीजनेबल थिकनेस। रेजोल्यूशन ऑफ एनर्जी जितनी होगी बेटे वो उतना अंदर तक डीपली जाकर उसको पढ़ सकता है ना। A resolution of 0.5 to 1 nanometer is possible with 50 kV microscope as compared to the best optical resolution of 0.2 micrometer। तो कह रहा है कि ये आपको नैनोमीटर तक डिटेल्स देता है, जबकि जो ऑप्टिकल है वो जो बेस्ट ऑप्टिकल है वो आपको माइक्रोमीटर्स में देती है। उसने कहा जी आपके सामने एक डायग्राम मौजूद है। द मैग्नेटिक कंडक्टिंग लेंस कंसंट्रेट द बीम फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गन ऑन द स्पेसिमन। इलेक्ट्रॉन्स आर scattered out of the beam from the thicker part of the specimen. The transmitted beam therefore has spatial difference in density that correspond to the feature of the specimen. The objective and intermediate lens produce a real immediate image and projection lens from the final image which can be viewed on a fluorescent screen or the photographed on the special film known as the electron micrograph, ठीक है। वो कहता है बेटे कि हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारा स्पेसिमन था उसके ऊपर इन इलेक्ट्रॉन बीम्स को फेंका है, ठीक है। जब हमने फेंका है तो अब जो हमारा स्पेसिमन है अगर उसकी डेंसिटी डिफरेंट है तो ये फिर हर डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर बेटे लैम्डास जाएंगे और उसके अंदर से एक पहला इमेज बनाएंगे जो हमारे पास रियल इमेज होगा, और उसको फर्दर हम लोग एक सेकेंड जगह पर चेक करेंगे क्योंकि बेटे अपने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 और 10
पढ़ा है, इसलिए आपको पता है कि फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज से क्या मुराद होता है। जो ज़्यादा मैग्नीफाइड होता है, ठीक है, वो इमेज हम लोगों को फिर आगे एक फिल्म के ऊपर नजर आएगा, ठीक है। और इससे हमारे पास थ्री डायमेंशनल इमेज ऑफ रिमार्केबल क्वालिटी कैन बी अचीव बाय द मॉडर्न वर्जन ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छा इमेज जो सा है वो भी 3D इमेज आता है बेटे।